नमस्कार। आज आपके साथ चंद्रदेव से मेरी बातें राजेंद्र वाला घोष की कहानी जो सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई थी, उसका मूल पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको कहानी का पाठ पसंद आएगा और आपके लिए काम का रहेगा। चंद्रदेव से मेरी बातें राजेंद्र वाला घोष, जो छदम नाम से बंग महिला नाम से अपनी कहानियां लिखा करती थीं। हिंदी में इनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। चंद्रदेव से मेरी बातें। भव्य समय ना गवाते हुए सबसे पहले कहानी का मूल पाठ कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बातें डिस्कस कर लेंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। बाकी बातें जो है वो अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज का वीडियो जो है वो मूल पाठ पर ही केंद्रित रहेगा। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं मतलब राजेंद्र बाला घोष यानी लेखिका, आपसे दो चार बातें करना चाहती हूँ। कितनी बातें करना चाहती हूँ? दो चार बातें करना करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी मत कर जाना, अपने बड़पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। अब लेखिका लिखती है कि मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। क्या कहे जा सकते हैं? तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। लेखिका ने चंद्रदेव को क्या कहा? ढेर दिन के पुराने बूढ़े। क्या कहा? ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहा। यह क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट में यानी कि महकमे में, विभाग में ट्रांसफर यानी कि बदली नहीं होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस यानी कि नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, पदोन्नति हो गई होती। और ऐसी पोजीशन पर रहकर भारत के कितने ही सुरमय नगर पर्वत जंगल पर्वत जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांत धाम में, क्या कहा है लेखिका ने? काशी को पुनीत और शांत धाम। क्या कहा है? पुनीत और शांत धाम। लेखिका क्या कहती है कि अगर आप कहाँ होते, भारत जैसे देश में होते तो क्या होता? आज तक सेवानिवृत्त होकर भारत की कई जगहों का क्या करके, भ्रमण करके क्या हो गए होते? सेवानिवृत्त हो गए होते और काशी जैसे पुनीत शांति धाम में बैठकर हरि नाम क्या कर रहे होते? हरि नाम स्मरण कर रहे करके अपना प्रलोभ क्या सुधारने की बात की है? प्रलोभ सुधारने की बात की
यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ। परलोक तब परलोक बनाना कैसा? परलोक बनाने की चिंता तो हमारे यहाँ के लोगों को होती है। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो इसमें गलत ही कहाँ है। है ना? क्या कहते हैं रचनाकार? राजेंद्र वाला घोष कहते हैं कि ये देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर, क्या देकर अमर कर दिया है? क्या देकर अमर कर दिया? अमृत देकर अमर कर दिया। अब लेखिका व्यंग कर रही है। तो फिर मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ना? अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो, एक एप्लीकेशन मतलब निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। किसके पास भेज देवें? लेखिका ने लॉर्ड कर्जन पर ही तंज कसा हुआ है और चंद्रदेव को पत्र लिखते हुए कह रही हैं कि अगर आपका मन कर रहा हो कि आप भारत में नौकरी करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना आवेदन जो है वो किसको दे रहे हैं? भारत प्रभु आधुनिक भारत का प्रभु किसको कहा जा रहा है? लॉर्ड कर्जन को कहा जा रहा है। तो सवाल पूछ सकता है कि बताइए, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में आधुनिक भारत का प्रभु किसको कहा गया है? किसको कहा गया है? हा? किसको कहा गया? आधुनिक भारत का प्रभु किसको कहा गया? तो किसको कहा गया? लॉर्ड कर्जन। किसको कहा गया? लॉर्ड कर्जन को कहा गया। और चंद्रदेव से राजेंद्र वाला घोष कह रही हैं अगर आप यहाँ पे निवेदन पत्र हम नौकरी करना चाहते हैं तो आप क्या करें? भारत के प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास, आधुनिक भारत के जो प्रभु माने जा रहे हैं लॉर्ड कर्जन, उनके पास अपना निवेदन पत्र भेज दें। आशा है कि आपको आदर पूर्वक अवश्य आवाहन करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं। यानी कि अब क्या कहा? भारतवासी कैसे हैं? भारतवासी कैसे हैं? कृष्णांग है। भारतवासी कैसे हैं? कृष्णांग है। कैसे होता है कृष्णांग? मतलब काले रंग के हैं। जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। यानी कि भारतीयों को वो इसलिए भेदभाव करते हैं, रंग भेद करते हैं। आप तो चंद्रदेव गौरांग हो, गोरे रंग के हो, चांदी जैसे चमकने वाले हो, हैं? तो आपको अच्छी नौकरी देने में उनका उनकी गौरांग जाति को, गौरांग जाति किसकी है? अंग्रेजों की, कुपित हो उठेगी। ऐसा नहीं होगा, है ना? और फिर आप तो एक सुयोग्य, क्या क्या कहा? आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं।
लेखिका कहती है, मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। तो लॉर्ड कर्जन को क्या प्रिय है? कमीशन और मिशन। लॉर्ड कर्जन को क्या प्रिय है, या अंग्रेजों को क्या प्रिय है? कमीशन और मिशन। लॉर्ड कर्जन को क्या प्रिय है? कमीशन और मिशन प्रिय है। ठीक। तो सवाल पूछा जाएगा कि आधुनिक भारत का प्रभु किसको कहा गया? तो लॉर्ड कर्जन को कहा गया। चंद्रदेव को क्या क्या विशेषताएं बताई गई? सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव, है ना। और इधर अंग्रेजों को क्या ज्यादा प्रिय है? तो कमीशन और मिशन। अंग्रेजों को क्या ज्यादा प्रिय है? कमीशन और मिशन ज्यादा प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। भूत मतलब पीछे बीते हुए, और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया। ठीक। तो आप बताइए कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में आधुनिक भारत का प्रभु व्यंग्य रूप में किसको कहा गया? तो लॉर्ड कर्जन को कहा गया। और चंद्रदेव की क्या क्या विशेषताएं बताई? तो कहा कि आप सुयोग्य हैं, कार्यदक्ष हैं, परिश्रमी हैं, बहुदर्शी हैं, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा। ठीक। और अंग्रेजों को क्या प्रिय है? तो क्योंकि उनको अत्यंत प्रिय क्या है? कमीशन और मिशन है। ठीक। और लेखिका कहती है कि आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति है, क्या मसला हो गया है? कुछ वेट जरा। हम जिस पेज पे पढ़ रहे थे, एक से सीधा 3 पेज पे आ रहे हैं, 2 पेज ही गायब हो गया। तकनीक के साथ है, ये एक सबसे परेशानी आती है। चलो, आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल सा अंतर आ गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। तो लेखक ने आधुनिक भारत की जो संतान है उसके ऊपर भी तंज कसा हुआ है। क्या किया है? आधुनिक भारत की जो नई संतान है उस पर भी तंज किया कसा है। क्या कहा है कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी। क्यों? क्योंकि आधुनिक भारत की जो संतान है उसका लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लग गई है। इस कारण आप हमारे दीन हीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से बड़ी भांति ना देख सकते होंगे। इसलिए यानी कि अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ,
पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन। अभी आ गई संख्या बीच में, क्या आई कि 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन, अर्थात अमावस्या को, यानी कि अमावस्या को तो आपको छुट्टी, हॉलीडे अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। तो लेखिका, अब जरूरी बात जो है वो सवाल क्या है, सवाल क्या बन सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में राजेंद्र बाला घोष चंद्रदेव को कब भारत का भ्रमण करने के लिए आमंत्रित करती है, कितने दिनों के बाद, तो कहती है 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन, अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे यानी कि छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन, 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन। अब कहीं वो लिखते हुए बीच में लिख दे कि महीने में 8वें दिन नहीं तो महीने में 2 दिन, तो इससे क्या हो जाएगा, वो कथन असत्य हो जाएगा। और सत्य कथन क्या होगा कि 8वें दिन नहीं तो कब, महीने में एक दिन, अर्थात अमावस्या को तो आपको छुट्टी होती ही है। तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में चंद्रमा को महीने में एक दिन किस वाले दिन छुट्टी होती है, ऐसा ऑप्शन करके भी पूछ सकते हैं। कई विकल्प दे सकते हैं, अमावस्या को, पूर्णिमा को, है तृतीया को, चतुर्दशी को, आदि आदि करके। तो ऑप्शन बनाया जा सकता है अमावस्या, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं कहानी के दूसरे पेज पर। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे। कौन कहते हैं, अब राजेंद्र बाला घोष कहते हैं कि इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। ये नूतन दृश्य कौन गढ़ रहा है, नूतन सरकार यानी कि अंग्रेज सरकार। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना। अब यहाँ सवाल आ जाएगा कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में राजधानी किसको कहा गया है, तो दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, कलकत्ता आदि ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो राजधानी किसको कहा है, राजधानी कहाँ है चंद्रदेव से मेरी बातें शीघ्रता से, अगर आप पूरे भारत का भ्रमण नहीं कर सकते तो लेखिका कहती आप मात्र राजधानी कलकत्ता में ही आकर क्या कर लें, भ्रमण कर लें। कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहां के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा निकले। किसके लड़कदादा निकले, तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा निकले। किसके निकले, तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा निकले। ये सवाल पूछ सकते हैं, लड़कदादा और विश्वकर्मा, क्योंकि आजकल अंदर से कहानियों से सवाल बनाए जा रहे हैं, इसलिए ये बोला जा रहा है कि वो बना सकते हैं। तो आगे, यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनियों जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। किसकी बात चल रही है, अब बिजली की बात चल रही है, दामिनी की। अब ये आधुनिक तरक्की हो चुकी है, तो उस तरक्की पर भी लेखिका जो है वो अचंभित है और चंद्रदेव से कह रहे हैं कि जो आपके यहाँ की भाई जो दामिनियां हैं, वो जो है बिजली हैं, जो मेघों पर आरोहण करते हुए आनंद से अटखेलियां कर रही होती है, वे बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना बन चुकी है। भगवान निशानाथ
अब क्या कहा हुआ है चंद्रदेव को उन्होंने? भगवान निशानाथ। क्या कहा हुआ है? भगवान निशानाथ। क्या कहा हुआ है? भगवान निशानाथ। तो पूछ सकते हैं कि क्या संबोधन करती हैं चंद्रदेव, भगवान चंद्रदेव को भगवान निशानाथ कहती हैं। निशा मतलब रात, रात्रि के नाथ, भगवान निशानाथ जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासनी विश्व मोहनी सौदामनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। क्या कहते हैं? जब आप ये सारा कुछ छोड़ कर चले जाते हैं, सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उसी समय उस समय यही नीरद वासनी विश्व मोहनी सौदामनी, किसको कहा है? बिजली के लिए कहा है, विद्युत के लिए कहा है, अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। क्या कहा? तो किसी का गज है, किसी का हंस है, किसी का बैल, किसी का चूहा। हाँ, जितने देवता हैं देवलोक में उतने ही उनके वाहन हैं। किसी का हाथी, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है ना? आपकी चपला यानी कि उसी दामनी पर, और दूसरा अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। यानी कि जितने भी अब क्या चलाए जा रहे हैं, हाँ, वाहन चलाए जा रहे हैं, वो या तो आग से चल रहे हैं, ऊर्जा से चल रहे हैं आग की, या वो किससे चल रहे हैं? क्या हो गया? तो अपनी कहानी ही ऊपर नहीं चलने लगी पीडीएफ। ये भी एक बड़ी समस्या होती है। चलिए, अब क्या कह रहे हैं कि क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, हाँ, क्या क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य और क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को, श्वेतांग महाप्रभु गण को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने, यानी कि जहां भी उनको इन श्वेतांग महाप्रभु किसको कहा है? उसी लार्ड कर्जन को। जहां पर भी इन गोरे अंग्रेजों, यानी कि अंग्रेजों को, गोरों को, ये जो महाप्रभु गण हैं को जहां पर भी कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को लाभ पटका, बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। यानी कि जितना भी मुश्किल कोई कार्य है, तो ये टेक्नोलॉजी में बढ़त हो रही है। अंग्रेजों का जो हाथ है वो टेक्निकली ज्यादा स्ट्रांग है, और वो बिजली से कई वाहनों को चलाए जा रहे हैं। कई चीजों को जहां उनको कोई रुकावट आ पड़ती है, उसी में वो इलेक्ट्रिसिटी आ पटकते हैं, बस कठिन से कठिन कार्य सहज में कर लेते हैं, ये उनका कहना है। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं, और कह रही हैं कि भारतीय शिक्षा की मसला यह है कि जो हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त हैं वे बस मुंह ताकते रह जाते हैं इन अंग्रेजों की। जिस व्योम वासनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता। वे व्योम वासनी विद्युत देवी किसको कहा है? इसी इलेक्ट्रिसिटी को। व्योम वासनी विद्युत देवी, व्योम वासनी विद्युत देवी किसको कहा हुआ है? तो इलेक्ट्रिसिटी को कहा हुआ है। जो के स्पर्श मात्र तो करने का किसी के अंदर साहस नहीं होता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है
कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। यानी कि उस दामिनी को मेघों में जो उमड़ रही होती थी, उस बिजली को भी इन्होंने क्या कर लिया है, कैदी बना लिया है, और दासी वृत्ति ही इसके भाग्य में लिखी हुई है। अब हरिपदोद्भवा यानी हरिपदोद्भवा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी। हरिपद उद्भवा का अर्थ क्या हुआ कि हरि के चरणों से उद्भव जिसका हुआ है, हरि के चरणों से उत्पन्न होने वाली त्रैलोक्यवासिनी, त्रैलोक्यवासिनी सुरसरी, सुरसरी को भी खोटे दिन आए हैं। अब यानी किसके खोटे दिन आ गए हैं, मतलब हरिपदोद्भव भवा यानी कि विष्णु के चरणों से उत्पन्न होने वाली सुरसरी, त्रैलोक्य पावनी, तीन लोकों को पवित्र करने वाली के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है, यानी कि उसके ऊपर भी तरह तरह के बांध बनाए जा रहे हैं। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे वृद्धाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं, यानी कि उसके भीतर भी कहीं भी बड़े बड़े जो है स्तंभ खंभे जो है वो गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। जहां के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निस्संदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं। तो देव सेनापति कौन है? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में देव सेनापति किसको कहा गया है? तो कार्तिकेय को कहा गया है। किसको कहा गया है? कार्तिकेय बाबू। और देव सेनापति महाशय देखने में कैसे लगते हैं? तो खास बंगाली बाबू से जचते हैं। किस तरह से जचते हैं? तो खास बंगाली बाबू से जचते हैं। उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। क्या है? उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तन्या आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। आगे एक नोट दिया गया है कहानी के बारे में कि ये कहानी लॉर्ड कर्जन के काल के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर एक अनूठा और अत्यंत प्रभावशाली व्यंग्य प्रस्तुत करती है। तो आगे क्या लिखती हैं राजेंद्रवाला घोष? भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्व मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निजुज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर शाशा लांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तन्य होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं। किससे? स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की मूर्ति कहाँ प्रतिष्ठा? तो बंबई में थी। कहाँ थी? बंबई में थी। उसके ऊपर जो काला दाग छुड़ा लग गया है, उसको छुड़ाने के लिए कौन आता है? तो प्रोफेसर गज्जर आते हैं। कौन आते हैं? प्रोफेसर गज्जर आते हैं। तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत ना होंगे? तो महारानी विक्टोरिया की जो प्रतिमूर्ति बंबई में लगी, उसका काला धब्बा छुड़ाने के लिए प्रोफेसर गज्जर महाशय जो हैं वो फलीभूत हुए थे।
तो क्या लेखिका कहती है, आपके ऊपर जो लगी हुई कालिमा है उसको दूर करने के लिए क्या उनका प्रयास जो है फलीभूत नहीं हो सकता है? शायद आप यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप पर भी यह बात यानी कि अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए। कौन सा भ्रम? कि आपको ग्रहण जो है वो राहु के कारण से, कि राहु आपको निगल जाता है, इससे लगता है। आज जो विदित कर लिया है पंडितों ने, वो ये बता रहे हैं कि आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की यानी कि धरती की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? इस विश्वास को, इस अंधविश्वास को जड़ से फेंक देना चाहिए। अब चंद्रबाला है ना, क्या लिखती हैं आगे राजेंद्र बाला घोष कि अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है। यानी कि अब तो ना सूर्यवंशी लोग ही यहाँ हैं और ना आपका ही यानी कि चंद्रवंशी और सूर्यवंशियों का कोई अब यहाँ पे साम्राज्य नहीं है। और ना अब भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारत वर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। यानी कि अब इस धरती को, इस भारतवासी को, वासनी धरती को कौन भोग रहे हैं? अंग्रेज जो हैं वो अपना शासन कर रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंश धारों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। तो ये सिर्फ अंग्रेजों पर ही व्यंग्य नहीं है, भारतवासियों द्वारा उनकी गुलामी को स्वीकार कर लेने पर भी व्यंग्य जो है वो रचनाकार ने किया हुआ है कि दो चार जो भी हैं वो उनके ही कठपुतलियां बनकर रह गए हैं। नए नए राजा भी चुने जाते हैं लेकिन उन जमींदारों को, उन राजाओं को, उन प्रभुओं को कोई भी जन हित से कुछ भी मतलब नहीं है, अपनी प्रजा से कोई भी मतलब नहीं है। लेखिका कहती है कि यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस, तो फैमिली डॉक्टर कौन से कहा गया है? चंद्रबाला घोष द्वारा भारत भ्रमण करने आए चंद्रदेव को क्या सलाह दी जा रही है कि अपने फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय को और देवताओं का जो चीफ जस्टिस है चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। तो बोल सकते हैं कि चीफ जस्टिस कौन है देवताओं का चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में? तो चित्रगुप्त। और फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय हैं और प्रधान सेनापति कार्तिकेय महाशय हैं। आशा है कि धनवंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर ना करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी।
यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि यानी कि कानून, इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर क्या हो जाएगा, चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाए। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, यानी कि बहुत सारे लोग मर जाते हैं, उनका हिसाब किताब लेने के लिए चित्रगुप्त जी को बिठाया होता है। तो उनका हिसाब किताब करने के लिए उनको दिक्कत आए तो कहते हैं कि आप यहाँ से कुछ 2-4 कितने टाइपराइटर, 2-4 टाइपराइटर क्या खरीद ले जाने की सलाह देती है लेखिका, 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाइएगा। और जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स से काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया, परंतु आपके इस मनो अवलंबन को मैं स्वीकार कर का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। किसको बुलाया है, चंद्रदेव को बुलाया गया है। और किसको स्वीकार मान रही है कि मूण अवलंबन को क्या माना गया है, स्वीकार माना गया है। कि जब कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो इसका मतलब है उनको ये बात स्वीकार है, जो बातें यहाँ लिखी गई हैं। तो क्या खरीद ले जाने की सलाह दी गई है, टाइपराइटर। चित्रगुप्त क्या कहा गया है, चीफ जस्टिस कहा गया है। फैमिली डॉक्टर कौन है, धन्वंतरी जी। सेना, देवताओं के सेना नायक कौन है, तो कार्तिक को माना गया है। तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब जरूरी बात जो है वो एक बात कि इसको भवदेव पांडे ने उस समय की सबसे पहले राजनीतिक और अर्थनीति पर आधारित कथ्य वाली कहानी माना हुआ है। इसी के साथ धन्यवाद। आगे हम इसके विशेष तथ्यों, कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हुए फिर आगे कुछ सवालों को लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चीज़ों को शेयर कर लें। थोड़ा आराम से बैठें, वीडियो थोड़े बड़े हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अगर कहानी को लाइन टू लाइन इसी तरह से पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, वीडियो को छोटा करना असंभव है। तो आप क्या करें, धैर्य बनाए रखें, आराम से मनोबल को बनाकर काम चलाएं। इसी के साथ हमारा भी हौसला बनेगा। नहीं तो आपने अपना हौसला नहीं बनाए रखा तो हमारा हौसला कहाँ बन सकता है। तो जय हिंद, जय हिंद।